एग्जाम रिलेटेड बातें करने के लिए टेलीग्राम पर आ जाइए, स्टूडेंट की आवाज उठाने के लिए ट्विटर पर आ जाइए, जीके ट्रिक्स एंड एग्जाम नोटिस अपडेट के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आ जाइए, बुक्स एंड पीडीएफ के लिए वेबसाइट पर लॉगिन कर लीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों ये साइंस का 6th वीडियो है, 6th लेक्चर है और ये शॉर्ट वीडियोस जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके छोटे छोटे वीडियोस में हम लोग कवर कर रहे हैं। ये 6 वीडियो, बाकी वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट दे रखी है, उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस डलेंगे तो आप उसे देखते जाइए। देखिए साइंस का ये सेक्शन ऐसा होता है जनरल साइंस का, जो कि आप लोग बचपन से पढ़ते तो आ रहे हैं, बट वो काफी आप रिवाइज नहीं करेंगे या फिर उसको आप छोड़ देंगे लापरवाही करके, तो एग्जाम में आपको उसका भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कई चीजें कंफ्यूजन में गलत हो जाती हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग देख लीजिए, कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए और इस तरह आपका रिविजन भी हो जाएगा, आपको साइंस अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगी। तो यही इसका मेन मोटिव है। और हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी देखेंगे कि जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, तो बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उससे बेस्ड एग्जाम्पल्स, उससे बेस्ड सारी चीजें, स्टेटमेंट्स हमें पता होनी चाहिए, तो वही एग्जाम में पूछी जाती है जो आप डेली लाइफ में देख रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, फिजिक्स का वीडियो जनरली रहने वाला है। इस वीडियो में हम इनर्शिया देखेंगे, इनर्शिया यानी जड़त्व, हम इसमें मोमेंटम देखेंगे, ठीक है, संवेग देखेंगे और साथ में हम यहाँ पर इंपल्स देखेंगे, ठीक है, आवेग। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए यही चीजें, तीनों चीजें जो है ना, ये तीनों लॉ पे भी बेस्ड है, जो न्यूटन के फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ है ना, तो ये सब चीजें उसमें पढ़ेंगे आप लोग, एग्जांपल्स उसमें देखेंगे अच्छे से। तो हम पहले इनर्शिया की बात कर लेते हैं। इनर्शिया यानी जड़त्व, वो चीज क्या है? अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर बाय व्हिच इट रिमेन्स एट रेस्ट और इन अ यूनिफॉर्म मोशन या फिर डायरेक्शन इन द सेम स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय द सम एक्सटर्नल फोर्स। यही न्यूटन फर्स्ट लॉ भी कहता है। आपकी बात यह है, कोई भी एक मैटर है, वो उसकी एक प्रॉपर्टी है, इनर्शिया ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसको रेजिस्ट करती है उसके स्टेट में रहने के लिए और उसको रोक के रखती है। यानी कि अगर वो रेस्ट पे है तो वो अपने आप को रेस्ट पर रखेगा अंटिल एक्सटर्नल ऐसी फोर्स नहीं लग जाए कि वो अपनी प्रॉपर्टी या अपनी स्टेट जो है, रेस्ट की पोजीशन जो है, वो चेंज कर ले। या फिर अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, किसी मोशन में चल रहा है, उसको मोशन बढ़ जाए या फिर सडन जर्क आ जाए, ये सब चीजें आ जाए, तो जब तक नहीं आएगा, जब तक वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, तब तक वो अपने आप को अपनी इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी है उसके थ्रू अपने आप को अपने स्टेट में रहने देगा। जैसे कि मोशन के स्टेट में तो मोशन में रहने देगा, रेस्ट के स्टेट में तो रेस्ट पे। अब मोशन का डायरेक्शन चेंज भी कर हो सकता है, तो उसको भी ये प्रॉपर्टी रोक के रखती है। यानी कि अगर वो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रहेगा, इस प्रॉपर्टी के थ्रू वो रेजिस्ट करता रहेगा डायरेक्शन वही जो अपनी स्टेट में है, तो जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाए। तो तीनों कंडीशन हमें पता होनी चाहिए, रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन को इनर्शिया जो है अपने आप को रोक के रखता है, ठीक है, अपने किसी भी मैटर का इनर्शिया उसको रोक के रखता है। अब यहाँ पर बात आती है इनर्शिया के, आपके सामने जो ये बेसिक से एग्जांपल है, इसके थ्रू आप अच्छे से समझ पाएंगे कि देखिए आपको ये रोल्स हो रही है ना, बॉल इस पे आपके ना ट्रॉली पे रख रखी है, यहाँ पे कट पे, और यहाँ पर देखिए इसको स्लाइडिंग राउंड करवा दिया, रोल होके यहाँ पर नीचे जा रही है। अब वो अपने यूनिफॉर्म मोशन में जाती रहेगी। वो इनर्शिया थी बॉल की जो उसको रोक के रख रही थी वहीं पर। जैसे ही यहाँ पर हमने बीच में कुछ बैरियर क्रिएट किया, वहां पर सडन जर्क आ गया, रुकावट आ गई, तो उसने देखिए अपने आप से बॉल वो सडनली जंप होके बाहर चले गई, यानी कि उसका इनर्शिया को ओवरकम कर लिया, तो वो रेजिस्ट नहीं कर पाई इस जर्क को, इसलिए वो वहां से पोजीशन चेंज कर ली। तो यही इनर्शिया का बेसिक सा कंसेप्ट है। तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो इसी चीज के बारे में पूरी चीजें बताता है। तो एग्जांपल्स उसमें हम अच्छे से देखेंगे। अब मोमेंटम और संवेग की बात कर लेते हैं। व्हाट इज मोमेंटम एंड संवेग? देखिए हमें फॉर्मूला पता है, P = m/v होता है। m जो है वो मास है एंड v जो है वो वेलोसिटी है, वेग है, ठीक है। अब ये चीज हमें पता है, कोई भी एक मास है, किसी वेलोसिटी से हम उस पर लगा रहे हैं तो वो मोमेंटम देगा, ये चीज हमें पता है। तो प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ पार्टिकल एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिस चीज का डायरेक्शन होता है वो वेक्टर क्वांटिटी में आ जाती है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन होती है? जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही, कुछ वैल्यू तो होती है, बट एक डायरेक्शन भी होता है। तो ये मोमेंटम की डेफिनेशन और चीज हमने समझ ली, ठीक है। अब एग्जांपल के थ्रू हम उसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो ये एग्जांपल ही पूछ लिए जाते हैं जनरली कुछ स्टेटमेंट वाइज देके, तो हमें ये पता होना चाहिए। देखिए पुश अ कार एंड स्टॉप अ कार और ट्रक की बात करते हैं। एक कार को पुश करना या ट्रक को पुश करने में फर्क कितना है? देखिए इसका कुछ मास होगा, इसका कुछ मास होगा कार का, इसका मास ऑब्वियसली ट्रक का ज्यादा होगा, ठीक है, मास ज्यादा होगा। तो देखिए P = m/v होता है। अगर मास ज्यादा है, P प्रोपोर्शनल टू m है, यानी मास ज्यादा है, तो मोमेंटम भी हमें ज्यादा चाहिए। इस ट्रक को पुश करने के लिए हमें मोमेंटम ज्यादा चाहिए। P जो होता है
मोमेंटम वो हमको ज्यादा चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, यही इसका मास कम है तो कार ट्रक के कंपैरिजन में कार का मोमेंट, कार को हमको पुश करने में, धक्का लगाने में हमें मोमेंटम कम लगेगा। ये चीज हमें पता चली। अब बात आती है स्टॉप की, तो देखिए ऑब्वियसली स्टॉप करने की भी बात वही सेम बेसिक सा फंडा यहाँ पर स्टॉप करने में भी लगने वाला है। तो इतनी सी बात है, मोमेंटम की चीज आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझ में आई होगी। अब बुलेट फायर्ड हो रही है, अ स्टोन इज थ्रोन। अब देखिए एक बुलेट फायर कर रहे हैं या फिर एक स्टोन हम हाथों से फेंक रहे हैं। अब किसी भी टारगेट, मान लीजिए बुलेट फायर होकर किसी टारगेट पे लग रही थी तो वो टारगेट में घुस जाएगी ना अंदर, ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि इस बुलेट की वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा थी और P इक्वल टू mv होता है, तो P प्रोपोर्शनल टू v भी है, ये भी चीज आपको जानते हैं। तो जितना v ज्यादा होगा उतना मोमेंटम ज्यादा होगा। अगर मोमेंटम ज्यादा हुआ, मोमेंटम ज्यादा हो गया, वो चीज अपने यहाँ पर घुस जाएगी। ठीक है, सीधी सी बात है। और आप अगर देखेंगे ये ट्रक की बात जो हमने करी थी, ट्रक और कार में, उसमें मोमेंटम हमें ज्यादा चाहिए था, यानी उसको पुश करने में मोमेंटम ज्यादा लगाना पड़ रहा था। तो समझिए ज्यादा लगाना और मोमेंटम ज्यादा होना, वो दोनों में फर्क है। अब यहीं पर हम स्टोन फेंकेंगे किसी अपने हाथों से, तो ऑब्वियसली उसकी इतनी वेलोसिटी हम नहीं दे पाएंगे जितनी वो बुलेट निकल रही थी गन के थ्रू। तो यहाँ पर हम जो स्टोन को इतने वेलोसिटी से नहीं फेंक पाएंगे, तो इतना मोमेंटम वो क्रिएट नहीं कर पाएगा और वो इस वॉल से टकरा के नीचे गिर जाएगा, यानी कि वो नहीं घुसेगा उस वॉल के अंदर या फिर किसी भी टारगेट के अंदर। तो ये ऐसा बेसिक सा फंडा है, आप समझ में आ गया होगा, आपको एग्जांपल के थ्रू में सब समझ में आ जाता है। ठीक है, आगे हम देखें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है। ठीक है, मोमेंटम के कंजर्वेशन को क्या कहता है, जैसे कि आप जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वगैरह हमसे सब पढ़ा, तो मोमेंटम का भी कुछ इसी प्रकार है। तो बेसिक से पहले डेफिनेशन देखते हैं। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड अपॉन अ सिस्टम ऑफ टू और मोर बॉडीज, किसी दो और मोर बॉडीज है, उनके सिस्टम में वो फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा है बीच में, देन द टोटल मोमेंट ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। तो मोमेंटम उसका कांस्टेंट रहेगा, फोर्स नहीं आएगा, मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ये हमको पहली लाइन कह रही है। दूसरी बात ये कि मैंने नो एक्सटर्नल फोर्स acts on a system of bodies and their collision among them, then the, मतलब किसी भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है किसी दो बॉडी में, एक बॉडी ऐसी आ रही थी, एक बॉडी ऐसी आ रही थी, और यहाँ पर वो कोलाइड हो गई। ठीक है, कोलाइड हो गई, टकरा गई, देन अ टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर एंड collision equals to the total momentum after collision। तो जो पहले मोमेंटम से आ रही थी ना ये m into v से, m2v2 m1v1, वो दोनों सेम रहेगा। आप यहाँ पर m1v1 और m2v2 जब टकराने के बाद, टकराने के पहले जिस मोमेंटम से था वही टकराने के बाद होगा। बट एक चीज और है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ये कहता है, पहले बता दूं कि न्यूटन थर्ड लॉ पूरी इसी के बारे में आपको जानकारी देगा, हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे उससे और वहां पर एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। तो ये चीज के साथ साथ आप ये जान लीजिए इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम लगता है, यानी कि हमने हमारा थर्ड लॉ वही कहता है ना, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वही चीज करेगा, अगर एक m1v1 से आ रहा है वो टकरा के बैक जा रहा है तो माइनस m1v1 से हो जाएगा। तो मतलब कुछ चीजें हैं जो आपको एग्जांपल के थ्रू समझ में आएगी ये चीज अच्छे से। तो इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम लग जाएगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है किसी भी चीज का, किसी भी सिस्टम का। जैसे कि एक सिस्टम आपको दिखाऊं यहाँ पे बोट एंड मेन का। अब ये बोट इस तरफ से मोमेंटम जा रहा था, इसने पीछे बैकवर्ड रिएक्शन दिया, यानी बैकवर्ड मोमेंटम दिया जो कि माइनस नेगेटिव था, तो इसलिए वो बोट जो थी वो उससे दूर चले गई और मेन यहाँ पर शोर तक आ गया। तो यहाँ पर मेन जब आउट ऑफ अ बोट वाला एग्जाम्पल भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी यहीं पर प्रूफ होता है। तो ये चीज थी अ सिस्टम ऑफ गन एंड अ बुलेट। अब देखिए गन आप फायर कर रहे हैं आप, तो एक मोमेंटम से यहाँ पर m/v से बुलेट जा रही थी, फायर हुई थी, वहीं अगर रिकॉइल करेगी गन और पीछे की तरफ फॉरवर्ड जर्क आएगा, वो आएगा नेगेटिव मोमेंटम का जो कि इक्वल एंड अपोजिट हो गया, तो वो गन पीछे की तरफ झटके से हो जाएगी। तो ये आपका हो गया सिस्टम जो है वो आपका एग्जांपल हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। रॉकेट प्रोपल्शन एंड एयर बलून में भी सेम, एयर छोड़ देते हैं तो एयर नीचे की तरफ, ये बलून था, बलून में से हमने एयर निकाली जैसी, तो बलून पीछे आगे की तरफ जाता है, एयर पीछे की तरफ जाती है। ऐसे एक रॉकेट है, यहाँ पर रॉकेट के सामने देखिए पीछे से गैस एग्जर्ट करता है, जो भी गैस होता है या फिर एक्स्ट्रा एग्जर्ट होता है, और उसके रॉकेट आगे की तरफ जाता है और फ्यूल जो था जल के पीछे की तरफ जा रहा है। अब देखिए फ्यूल जब बर्न होता है रॉकेट के अंदर, तो वो कुछ जैसे कि एक रॉकेट है, मान लीजिए यहाँ पर एक फ्यूल इसके नीचे यहाँ पर बर्न हो रहा था, वो बर्न होके वो इस तरफ गैस एस्केप हुई, यहाँ से गैस बाहर निकली वहां से, और क्या कहते हैं वहां पर
आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो गैस होती है वो बहुत लाइटर होती है, फिर भी वो रॉकेट को इतना क्यों आगे की तरफ मूव कर देती है, इंपार्ट कर देती है? वो इसलिए क्योंकि वो लाइटर तो है बट उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, एस्केपिंग वेलोसिटी यानी वो निकलने के उसकी जो वेग है वो बहुत ही ज्यादा है, इतना ज्यादा कि वो मोमेंटम क्रिएट कर देती है। मोमेंटम क्या कहता है? फोर्स इक्वल टू m इंटू वी। वी जो है, वी अगर बहुत ही ज्यादा है तो ऑब्वियसली मोमेंटम भी ज्यादा बनाएगा, तो उसी कारण से वो फॉरवर्ड तरफ वहां पर रॉकेट हमारा उड़ जाता है। तो यही एक कारण होता है, भले वो इतनी लाइटर गैस होती है वो फ्यूल बर्न होने के बाद। तो ये रॉकेट प्रपोल्शन जिसे कहते हैं वो भी एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। एयर बलून जो हवा में चले जाता है, हम एयर जैसे उसके से निकाल देते हैं बाहर, तो वो भी एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को दर्शाता है। तो ये चीजें हैं। और न्यूटन लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कह रहा है हमारा, न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में इसकी पूरी जानकारी है, आप उसको पढ़ेंगे और एग्जांपल देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो आपको ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ट्रिकी क्वेश्चन, जैसा मैंने बताया इंपल्स के बारे में और जैसे इनर्शिया के बारे में बताया कि लॉ न्यूटन फर्स्ट लॉ उसी पर बेस्ड है, तो ये चीजें पूछ ली जाती है कभी कभी। तो इनर्शिया पे बेस्ड है, ठीक है। न्यूटन हमने थर्ड लॉ किस पे बेस्ड बताया, किस चीज पे बताया कि क्या न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में किस बारे में बात है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बात है, इस तरह से कह सकते हैं, बेस्ड है इस तरह से नहीं कह सकते। एंड अगर हम ये थर्ड बात देख रहे हैं, जो इंपल्स है, जो आवेग है, वो न्यूटन सेकेंड लॉ में है पूरा इसके बारे में। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, इंपल्स के बारे में कहता है। और इंपल्स क्या है, इन इंपल्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। इंपल्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम तो लग रहा था पर ये टाइम पर बेस्ड हो गई है। वहां पर हमने p इक्वल टू m इंटू वी देखा था, टाइम पर बेस्ड हो गई, यानी कि डेल्टा t यहाँ पर आ गया है। और यहाँ पर जो टाइम जो है, जैसे कि आप उसको डेल टी लग गया, यानी कि आपका टाइम के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है। जितना जो आपका फोर्स लग रहा है वो कितना टाइम में दे रहा लग रहा है और कितना टाइम कम है या ज्यादा है, उस पर डिपेंडिंग करेगा। हम एग्जांपल के थ्रू उसको भी समझेंगे। तो देखिए इंपल्स क्या है, इंपल्स द टर्म दैट क्वांटिफाइज द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, कि फोर्स का कितना इफेक्ट पड़ सकता है किसी भी चीज में, किसी भी सिस्टम में। आपने पत्थर फेंक के मारा, किसी को लगी तो वो कितनी लगेगी, तकिया फेंक के मारा तो कितनी लगेगी, तो उस तरह पे डिपेंड करता है। एक्टिंग ओवर अ टाइम, एक्टिंग ओवर अ टाइम है, यहाँ पर टाइम आ गई है, मैंने जैसे बताया आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, तो वो टाइम से रिप्रेजेंट टाइम यहाँ पर इंक्लूड हो गया, यानी डेल्टा टी यहाँ पर इंक्लूडेड हो गया। तो आप एग्जांपल के थ्रू इससे अच्छे से समझाता हूं मैं आपको। तो अब देखिए, अ चाइना वेयर रैप्ड इन अ पेपर और फोम और स्ट्रॉ पीसेस वेल पैकिंग, यानी आपको कोई भी आपने देखा होगा चाइना वेयर चीनी बर्तन या फिर कांच के बर्तन ही मान लीजिए, उनको पैकिंग करते हैं तो पैकिंग के आगे फोम लगाते हैं, या फिर हम वहाँ पे पेपर्स होते हैं, या फिर हमने यहाँ पे घास वगैरह देखी होंगी, या फिर आपने स्ट्रॉ के पीसेस देखे होंगे। तो वो क्यों लगाए जाते हैं? वो इसीलिए लगाए जाते हैं कि उस पर इम्पल्स ना पड़े। अब देखिए यहीं पर अगर ये बॉक्स है, इसके अंदर हमारे पास प्लेट्स या ग्लास वगैरह सब है, अगर ये बॉक्स हमारे हाथों से गिर जाता है जमीन पर, यहाँ पर, अब उस पर कुछ फोर्स लगेगा, फोर्स लगा, गिरा एकदम झटके से सडनली, तो फोर्स तो लगा, बट क्या हुआ, यहाँ पे जो एरिया पे फोर्स लगा होगा, इस पे झटका आएगा या फिर उस पर फोर्स इंपल्स बनेगा क्या नहीं बनेगा? वो बनेगा जरूर, बट वो कम कैसे हो रहा है? वो कम इन्हीं की वजह से हो रहा है जो हमने इस पे रैप किया ना, पेपर, फॉर्म और स्ट्रॉ पीसेस। तो क्या हो रहा है, वो इंपल्स वहां तक पहुंचने में, उस हमने हमारे जो चाइना बेयर या फिर ग्लासेस रखे थे वहां तक पहुंचने में समय ले रहा है। समय क्यों ले रहा है? क्योंकि इन सब चीजों से उसको गुजरना पड़ रहा है और ये उन सब चीजों को रोक रहे हैं, टाइम बढ़ा रहे हैं। यानी कि वो जैसे ही झटका लगा, यहाँ पे इंपैक्ट हुआ, वो वहां तक पहुंचने में इन चीजों को, ये चीजें उनको उसको रोक रही है, मतलब ग्लास तक पहुंचने में टाइम लगा रही है। वो टाइम लगा देगा तो ऑब्वियसली इंपल्स डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात यहाँ पर हो रही है और डेल्टा टी यहाँ पर इंक्लूडेड कर दिया गया है। तो हम जैसे टाइम बढ़ा देंगे उस चीज को, जैसे आप एग्जांपल देखिए न्यूटन सेकंड लॉ में हम उस चीज को पढ़ेंगे। अगर हमने देखी होगी, हमने क्रिकेट बॉल कैच करते हो तो अपने हाथ में एकदम से बॉल आती है और आप हाथ को पीछे की तरफ ले जाते हो, उसकी जो एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटी जो भी थी, वेलोसिटी थी, वो आपको कम करनी होती है, उसका टाइम इंक्रीज करना है। आपने जैसे टाइम इंक्रीज किया, वो चीज आपके हाथ पे इतना इंपैक्ट नहीं देगी। वहीं अपने सडनली वहीं एक ही जगह पकड़ा तो आपको ज्यादा जोर से झटका लग सकता है। तो ये चीजें होती है। वहीं अगर हमने एक एग्जाम्पल और बता दूं आपको, तो एक एग्जाम्पल है कि आप अगर जैसे एथलीट होते हैं या फिर जंप, लॉन्ग जंप आप करते हैं, तो लॉन्ग जंप में सैंड वाले उस पे क्यों किया जाता है? आपको फर्शियों पे क्यों नहीं कुदाया जाता? वो इसीलिए क्योंकि सैंड वो जो है वो आपको टाइम एक्स्ट्रा बढ़ा देगी उस फोर्स को आप तक आने में, वो इंपैक्ट आपके लाने पे, आपके ऊपर लगने में, या इंपल्स आपके ऊपर लगने में, उसको
समय लगेगा, यानी टाइम बढ़ जाएगा, और वो जैसे ही टाइम बढ़ा तो आपको इम्पल्स आपके ऊपर जो लगना वाला था वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमने टाइम इंक्रीज कर दिया सैंड पे आके, तो वो चीज रोकती है, वो रेजिस्ट कर देती है इम्पल्स को। वहीं अगर फर्शी पे आपके किसी हार्ड कॉन्क्रीट फ्लोर पे आप कूदते तो आपको झटका लग सकता था और आपको हाथ पैर हड्डियां सब टूट सकते थे, क्योंकि आप सडनली जाते हैं वहां पर लॉन्ग जंप करके और आपको झटका लगता, इम्पल्स लगता, और वहां पर आपका टाइम तो इंक्रीज कर नहीं पाया, आप इम्पल्स डिक्रीज होगा नहीं, तो जितना इम्पल्स लगना था वो लग जाता। तो ये हो गया हमारे सारे, हमने तीनों चीजें पढ़ ली हैं। आगे हम न्यूटन्स के लॉज में हम इसको पढ़ेंगे, और इस वीडियो को यहीं एंड अप करता हूं। आप प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा, बाकी वीडियोस पे सपोर्ट बनाइए, कोई इतना ज्यादा लोग आप देख नहीं रहे हैं, इस चीज को देखिए, मुझे थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी आएगी कि हाँ मैं इसको और बेहतर बना सकूं वीडियोस, और आपकी मदद कर सकूं और आपका रिवीजन हो सके। इतनी सी बेसिक सी फंडा है, तो अच्छे से रहिए, घर में अच्छा खाना खाएं, अच्छा पानी पिए, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और ऐसी मेहनत करते रहिए, जितना भी टाइम मिल रहा है आपको, एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है पढ़ाई करने के लिए एग्जाम तक, तब तक आप पढ़ते रहिए और ऐसी रिवीजन करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पर, आपकी अपनी फैमिली में, और सारी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है वो सारी चेकआउट कर लीजिएगा। आइए वहां पर फैमिली बनाइए, सपोर्ट बनाइए, एंड अच्छे से वहां पर आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।